केजेस स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो में प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए जो डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका लगभग 25 से 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि कृतिका नाम की एक लड़की है जो घर में ज़्यादा बात नहीं करती है, लेकिन वही लड़की जो है विद्यालय में काफ़ी बात करती है। इसका मतलब क्या है, मतलब यह क्या दर्शा रहा है? तो इसका मतलब है डी इसका आंसर हो जाएगा। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। उनका जो विचार है उसके विद्यालय में उसके विचार को मान्यता मिलता है। तो यही डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा, छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन कठिनाई का नहीं है छोटे शिक्षार्थियों में। तो कौन कौन है? पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, तो ए रहता है। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई रहता है, छोटे शिक्षार्थियों को रहता है। तो कह रहा नहीं कौन सा है, मैं कौन सा लक्षण नहीं है। तो फिर आगे है, शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई। इसके बाद सुसंगत वर्तनी में कठिनाई। इसके बाद वर्ण में शब्द पहचान में कठिनाई। तो ये सब नहीं है, नहीं ये सब है। शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई ये रहता है। दूसरा, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई ये भी रहता है। और वर्ण में शब्द पहचान में कठिनाई ये भी रहता है। नहीं कौन रहता है? तो नहीं रहता, ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नहीं, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई ये नहीं रहता है। तो इसका आंसर नहीं में पूछ रहा है तो ये हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उन्हें बी हो जाएगा। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता यही है, ए आंसर हो जाएगा। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन मतलब जो समय सारणी फिक्स है, कोई ज़रूरत नहीं कि इसी समय पर, जैसे कोई कह रहे हैं 6 बजे शाम से 8 बजे शाम तक पढ़ेंगे, तो कोई ज़रूरत नहीं कि हर सब दिन 6 बजे से 8 बजे तक पढ़ेगा। कभी कम करके कभी, मतलब लचीलापन होना चाहिए। वही बैठने की व्यवस्था में भी लचीलापन। बैठने की व्यवस्था का लचीलापन है कि जो पढ़ने का एक स्थायी जगह होता है वहाँ न पढ़ के कभी दूसरे जगह भी पढ़ा जा सकता है। तो वही है कि कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, मतलब कि कहीं भी बैठकर किसी समय पढ़ा जा सकता है। यही है प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता। अगला है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या है, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। डी आंसर हो जाएगा। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। फिर अगला क्वेश्चन है, जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि इसका बी आंसर हो जाएगा। संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। संभवतः कार्य जो है यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित छात्रों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो
इसका सबसे उपयुक्त है आवासीय विद्यालय खोलना। आवासीय विद्यालय खोलना यही सबसे उपयुक्त है। बाकी है जो बच्चों कह रहा है कानूनी दंड, ये नहीं हो सकता है। इसके बाद है एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घर से बच्चा के, ये भी संभव नहीं है, ये भी संभव नहीं है। ये बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपया देना, ये संभव नहीं है। तो है क्या, तो आवासीय विद्यालय खोल देना यही सबसे उपयुक्त उपाय है। फिर अगला है विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय और डैश डैश है कि सही अनुपात में होना चाहिए। क्या, तो प्रश्न के कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। डी आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय प्रश्न का कठिनाई स्तर के सही अनुपात में होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन है कि मोनिका एक नाम की एक लड़की है। मोनिका जो है एक लड़की है जो गणित की शिक्षिका है। मोनिका जो है जो गणित की एक शिक्षिका है। राधिका से एक प्रश्न पूछती है। जो मोनिका जो शिक्षिका है वो राधिका नाम की एक लड़की है, उससे प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, अब इसमें से क्या हो जाएगा, कि वह मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। मतलब लड़की के जगह पर लड़का को ज़्यादा पक्ष, मतलब पक्ष, लड़का का पक्ष, मोहन का पक्ष ले रही है और लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। कि इसका मतलब है कि उसका सोच है कि लड़का इसका प्रश्न दे सकता है, लड़की नहीं दे सकती है, इसलिए वह लड़का के प्रश्न में थोड़ा सुधार करके मतलब उसको समझाने की कोशिश कर रही है, मतलब उसको कुछ हिंट देने की कोशिश कर रही है। लेकिन वही जो है राधिका से प्रश्न पूछने के बाद तुरंत उत्तर न मिलने पर तुरंत दूसरा, मतलब उसको टाइम न दे करके, कोई हिंट न दे करके आगे बढ़ जाती है मोहन की तरफ। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को पर बढ़ावा दे रही है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। त्रुटि जो बच्चा करता है तो इसमें जो कथन दिया हुआ है इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें है डी नंबर सही होगा आंसर। यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। यानी यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था असफल है। इसका अगला क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। कौन है लैब विद्यालय के उदाहरण, तो प्रगतिशील विद्यालय जो है लैब विद्यालय के उदाहरण है। तो जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित किसके, तो लैब विद्यालय किसके द्वारा समर्थित है, तो जॉन ड्यूवी द्वारा लैब विद्यालय समर्पित है। मतलब दो क्वेश्चन हो जाएगा, समर्थित है, जॉन ड्यूवी द्वारा लैब विद्यालय समर्थित है। मतलब लैब विद्यालय किसके द्वारा समर्थित है, तो जॉन ड्यूवी के द्वारा समर्थित है। इसके बाद है फिर वही क्वेश्चन का आंसर जो है, जॉन ड्यूवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या है, तो एक प्रगतिशील विद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा दिया गया है, तो जॉन ड्यूवी द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थन किनके द्वारा दिया गया है, तो जॉन ड्यूवी के द्वारा दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसके द्वारा दिया गया है, तो जॉन ड्यूवी के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। कैसा परिवर्तन हो सकता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। फिर अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा धुंधला हो गया है क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? तो व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूपों में सीखता है। अपने व्यक्तिगत रूप से भी सीखता है और सामूहिक रूप से भी सीखता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय हैं, इसका बी आंसर हो जाएगा, शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बनाना। शिक्षण को रोचक और व्यवहारिक बना करके ही कक्षा में हम अनुशासन बनाए रख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूई के अनुसार समुचित है? जॉन ड्यूई के अनुसार कौन समुचित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो इसका भी सी आंसर हो जाएगा, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ज्ञान जो है प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो इस कथन संबंधित है कि ज्ञान जो है प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। तो क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों को के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। फिर अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल कौन है? तो ए आंसर हो जाएगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां ही बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। फिर अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें ए आंसर हो जाएगा इसका, कि बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपने स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। फिर अगला है, मनोविज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है किसका? बाल केंद्रित शिक्षा का। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का है। अगला है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, मतलब बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? तो बी आंसर हो जाएगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो इसमें कुछ स्थितियां हैं, इसमें आंसर हो जाएगा बी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। तो इसका है बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित किया जा रहा है वहाँ। अगला है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो उपलब्धि जो होता है अधिक प्रेरक होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, करके सीखना, मतलब कोई काम करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। ए हो गया प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। अगला है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना
और डैश है के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना जो है बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के संदर्भ में बनाई जाती है। अगला है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, तो बच्चों को सी हो जाएगा आंसर, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण, रैंकिंग, ये हो गया प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन। फिर अगला है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता देना। फिर अगला क्वेश्चन है एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अगला है और लास्ट क्वेश्चन है शिक्षा के अवरोधन का तात्पर्य है। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। अवरोधन का क्या तात्पर्य है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, वह हो गया क्या, शिक्षा में अवरोधन, मतलब रुक जाना, उसका प्रमोशन नहीं होना। तो वही है शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। तो इस तरह से लगभग 25 से 26 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे, 25-26 यानी 30 के आसपास में इस वीडियो में देखे इस क्वेश्चन को, जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए जो डीएलएड से संबंधित क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।